तो दोस्तों सबसे पहले आप लोग हेडिंग दे दीजिएगा, क्योंकि आज हम लोग स्पेशली बात करने वाले हैं आवर्त की विशेषता की, आवर्त की विशेषता की, जिसको आप इंग्लिश में कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीरियड भी कह सकते हो, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे मित्र, आवर्त सारणी के बारे में हम लोग क्या कहते हैं, पीरियोडिक टेबल के बारे में हम लोग क्या कहते हैं, तो एकदम ही सरल भाषा में आप लोग कहते हैं कि हमारा जो आवर्त सारणी है वो इसलिए बनाई गई है ताकि हम तत्वों के गुणों को आसान भाषा में समझ सकें। आप सबों को मालूम है कि हम लोग आधुनिक आवर्त सारणी को फॉलो करते हैं, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को क्या करते हैं सर, फॉलो करते हैं, आधुनिक आवर्त सारणी को फॉलो करते हैं। और आपको ये भी मालूम है कि आधुनिक आवर्त सारणी को कौन बनाया था, तो मोसले नामक वैज्ञानिक ने बनाया था। कौन बनाया था सर, मोसले नामक वैज्ञानिक ने बनाया था। और इन्होंने क्या बताया कि जो आवर्त सारणी में तत्व सजे हुए रहते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि तत्व का जो रासायनिक गुण होता है, तत्व का जो केमिकल प्रॉपर्टीज होता है, वो तत्वों के परमाणु संख्या का आवर्ती फलन होता है। और इसीलिए कभी कभी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक का आवर्ती वर्गीकरण तत्वों के परमाणु संख्या के आधारित था या परमाणु संख्या पे आधारित था, तो आप कहते हैं सर मोसले का जो आवर्त सारणी था वो तत्वों के परमाणु संख्या पे आधारित था। तो आप क्या कहेंगे कि सर ये बात तो हम लोग पीछे देख चुके थे, लेकिन थोड़ा सा बेसिक जानकारी ले लेना अच्छा होता है ताकि आगे का कंसेप्ट आपको क्लियरली नजर आने लगे। तो अब हम लोग बात करते हैं ये सर कि आपने ये भी देखा था कि आपके आधुनिक आवर्त सारणी में टोटल आवर्त कितने हैं, टोटल पीरियड कितने हैं सर, तो आप सभी कहते हैं कि सर हमारे आवर्त सारणी में टोटल पीरियड 7 हैं। आप में से बहुत सारे ऐसे होंगे जो कहेंगे सर ये पीरियड क्या होता है, तो आवर्त सारणी में जो क्षैतिज रेखाएं होती है सर, जो आपका क्षैतिज कॉलम होता है उसी को हम लोग आवर्त बोलते हैं, पीरियड बोलते हैं। और आपके आवर्त सारणी में यानी कि आधुनिक आवर्त सारणी में कितने वर्ग होते हैं सर या कितने ग्रुप होते हैं, तो आप कहते हैं सर 18 ग्रुप होते हैं। और आपके पास जितने भी तत्व हैं वो सब के सब इसी 7 आवर्त और 18 वर्ग में क्या है सर, पूरी तरह से व्यवस्थित हैं, अरेंज हैं। मेरे मित्र ध्यान में रखिएगा कि आपके आवर्त सारणी में इस तरह की जो लाइनें आपको मिलती है इसको हम लोग आवर्त बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर, आवर्त बोलते हैं। और इस तरह की जो लाइनें मिलती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वर्ग बोलते हैं या फिर ग्रुप बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर, वर्ग बोलते हैं या फिर ग्रुप बोलते हैं। हम लोग बात करने वाले हैं आवर्त की विशेषता की, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीरियड की। तो आपके मन में ये सवाल उठना लाजमी है कि सर हम लोग आवर्त की विशेषता में क्या देखेंगे। तो मेरे मित्र आपके पास इतना तो जरूर कंसेप्ट आ गया होगा, अगर हम लोग आवर्त सारणी में किसी एक आवर्त की बात करेंगे तो हम लोग उस आवर्त में उपस्थित सारे तत्व की बात करेंगे। जी सर, हम लोग आवर्त सारणी बनाए हैं इसीलिए ताकि जितने भी तत्व हैं हमारे पास उसको आसान भाषा में एक साथ पढ़ सकें, एक साथ समझ सकें। इसका मतलब ये हुआ कि किसी एक आवर्त में जितने भी तत्व उपस्थित होंगे उनका कुछ ना कुछ गुण भी होगा सर, उसका कुछ ना कुछ अपना प्रॉपर्टीज भी होगा। अब ये प्रॉपर्टीज किस आधार पे होगा, ध्यान दीजिएगा एक बार फिर से, क्योंकि हम लोग बात करने वाले हैं आवर्त की विशेषता की। तो पहला सवाल आता है कि हम लोग आवर्त की किस विशेषता की बात करेंगे। भाई आवर्त की विशेषता की बात नहीं करेंगे, किसी एक आवर्त में जो उपस्थित तत्व हैं उनकी क्या विशेषता होती है इसकी बात करेंगे। आपसे कभी कभी आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि किसी एक खास आवर्त में उपस्थित तत्व की संयोजकता क्या होगी, तब हम लोग कंफ्यूज करना शुरू कर देते हैं। बाएं से दाएं जाने पर, आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर धात्विक गुण क्या होता है, कंफ्यूज करना शुरू कर देते हैं। आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर आयनन विभव का वैल्यू क्या होता है, कंफ्यूज करना शुरू कर देते हैं। आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु का आकार क्या होता है, कंफ्यूज होना शुरू हो जाते हैं। तो आज के इस सेशन में हम लोग पूरी तरह से इन सारे कन्फ्यूज़न को दूर कर लेंगे। और मेरे ख्याल से अब आप ये समझ गए होंगे कि हम लोग जो आवर्त की विशेषता की बात करने वाले हैं तो वहाँ पे उस आवर्त में उपस्थित जितने भी तत्व हैं उसके कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करने वाले हैं, उसके प्रॉपर्टीज़ की बात करने वाले हैं। आप कहेंगे सर कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ होगी, तो संयोजी इलेक्ट्रॉन की बात हो सकती है। आपके एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है कि किसी एक आवर्त में उपस्थित जितने भी तत्व हैं उसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन की क्या स्थिति होती है, उसकी संयोजकता कैसी होती है। किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर तत्वों की संयोजकता क्या होगी,
परमाणु का आकार क्या होगा। इस तरह के 2-4 इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हैं जो आपकी किस टॉपिक के अंतर्गत आते हैं, तो आवर्त की विशेषता के अंतर्गत आते हैं। ध्यान दीजिएगा मेरे मित्र, आवर्त की विशेषता को इसके मद्देनजर समझने से पहले हमको ये समझना होगा सर कि आवर्त सारणी में पीरियोडिक टेबल में सर, आवर्त सारणी में पीरियोडिक टेबल में बाएं भाग में, आवर्त सारणी के बाएं भाग में क्या उपस्थित होते हैं सर, धातु उपस्थित होते हैं। आवर्त सारणी के बाएं भाग में क्या उपस्थित होते हैं, धातु उपस्थित होते हैं, और दाएं भाग में क्या उपस्थित होता है सर, अधातु उपस्थित होता है। और इसीलिए हम लोग पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं सर, कि जब आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाते हैं, बाएं से दाएं जाते हैं मतलब धातु से अधातु की ओर जा रहे हैं, मतलब क्या हुआ, अधातुई गुण बढ़ेगी, अधातुई गुण में क्या होगी, वृद्धि होगी। छटपटाना नहीं है, सारा चीज़ हम लोग देखेंगे लेकिन क्रम से देखेंगे। तो आप इस चीज़ को हमेशा ध्यान में रखेंगे कि आवर्त सारणी के बाएं भाग में क्या होता है सर, धातु होता है, और दाएं भाग में क्या होता है सर, अधातु होता है। ध्यान में आपको ये भी रखना है, आप जब आवर्त सारणी का ऑब्जर्वेशन करेंगे, निरीक्षण करेंगे, जब आप उसको देखेंगे तो आप देखेंगे कि आवर्त सारणी के बीच में एक सीढ़ीनुमा इस तरह का स्ट्रक्चर दिखता है। तो ये सीढ़ीनुमा स्ट्रक्चर आवर्त सारणी में धातु और अधातु को क्या करता है, अलग करता है। आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सी संरचना, निम्नलिखित में से कौन सी संरचना आवर्त सारणी में धातुओं और अधातुओं को अलग करती है, तो आप कहेंगे सीढ़ीनुमा संरचना आवर्त सारणी में धातुओं और अधातुओं को क्या करती है, अलग करती है। मेरे मित्र उम्मीद करते हैं कि इस चीज़ को आप समझ पाए होंगे। ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, जब हम लोग आवर्त सारणी में कहते हैं कि बाएं से दाएं जा रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि धातु से हम अधातु की ओर बढ़ रहे हैं, धातु से अधातु की ओर बढ़ रहे हैं। मेरे मित्र यहाँ पे एक और कंसेप्ट ध्यान में रखेंगे कि आपका जो आवर्त सारणी होता है उसमें सर पहले वर्ग में कौन से तत्व उपस्थित हैं, तो आप कहेंगे सर हाइड्रोजन। ध्यान में रखिएगा, हाइड्रोजन आपका पहला आवर्त में भी उपस्थित है। और कभी कभी आपके एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि आवर्त सारणी के पहले आवर्त में कितने तत्व उपस्थित हैं। मेरे भाई आप कहेंगे सर हाइड्रोजन और हीलियम, यानी कि आवर्त सारणी के पहले आवर्त में मात्र 2 तत्व उपस्थित हैं। कितने तत्व उपस्थित हैं, 2 तत्व, हाइड्रोजन और हीलियम। आप कहेंगे सर हीलियम तो अक्रिय गैस है। आप बोले कि यहाँ पे आपका जो हाइड्रोजन है ये वर्ग 1 में पाया जाएगा, तो ये हीलियम किस वर्ग में पाया जाएगा, तो मेरे भाई हीलियम आपका अक्रिय गैस है, और जितने भी अक्रिय गैस हैं वो वर्ग 18 में पाए जाते हैं। जितने भी अक्रिय गैस हैं वो सब के सब क्या होते हैं सर, वर्ग 18 में पाए जाते हैं। तो बाएं तरफ से आपका क्या होगा, वर्ग 1 की शुरुआत होगी, और दाएं तरफ क्या होगा आपका, बढ़ते चला जाएगा कहाँ तक, वर्ग 18 तक। और आपको एक मेन कंसेप्ट यहाँ पे ध्यान में रखना है कि आपके पास जितने भी आवर्त हैं, यानी कि आपके पास जो 7 आवर्त है, तो हर एक आवर्त का जो लास्ट तत्व है, हर एक आवर्त का जो लास्ट तत्व है वो क्या है सर, अक्रिय गैस तत्व है। वो क्या है सर, अक्रिय गैस तत्व है। अब आप कहेंगे कि चलो सर ये सारी कंसेप्ट तो हमने समझ लिया कि आवर्त सारणी के बाएं भाग में धातु होगी, दाएं भाग में अधातु होगी, सीढ़ीनुमा स्ट्रक्चर धातु और अधातु को अलग करेगी, वर्ग 1 में हाइड्रोजन पाया जाएगा, वर्ग 18 में हीलियम, प्रत्येक आवर्त का जो आखिरी तत्व होगा, लास्ट तत्व होगा, वो अक्रिय गैस होगा। अब ये बताओ, जब हम लोग आवर्त सारणी के आवर्त में बाएं से दाएं जाएंगे तो तत्वों के संयोजी इलेक्ट्रॉन पे क्या प्रभाव पड़ेगा, तत्वों की संयोजकता पे क्या प्रभाव पड़ेगा, तत्वों का परमाणु आकार क्या होगा। आइए इन सारी चीज़ों की हम लोग एक एक करके और लिख करके बात कर लेते हैं ताकि आपको थोड़ा भी कंफ्यूजन ना रहे। लेकिन उससे पहले आप वीडियो को पॉज करके इन सारी चीज़ों को अगर नोट डाउन करना चाहते हैं तो नोट डाउन कर सकते हैं। आपका जो पहला विशेषता है पॉइंट 1 में मैंने यहाँ पे लिखा है क्या, कि आवर्त सारणी के किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर तत्व का धातुई गुण क्या हो जाता है, कम हो जाता है। अब आप कहेंगे क्यों कम हो जाता है, तो अभी जस्ट हम आपको बताएं कि आपके आवर्त सारणी में, आपके पीरियोडिक टेबल में सर धातुएं किस भाग में पाई जाती हैं, तो आप कहते हैं सर बाएं भाग में पाई जाती है। और आपकी जो अधातुएं होती है वो किस भाग में पाई जाती है सर, तो अधातुएं सर दाएं भाग में पाई जाती है। अधातुएं दाएं भाग में और धातुएं बाएं भाग में पाई जाती है। आप क्या कह रहे हो कि जब हम आवर्त सारणी में बाएं से दाएं चलेंगे किसी भी आवर्त में,
जब आप आवर्त सारणी में बाएं से दाएं चलेंगे मतलब ये हुआ कि आप धातु को पीछे छोड़ते चले जाएंगे, किसकी तरफ बढ़ते जाएंगे, अधातु के तरफ बढ़ते जाएंगे। तो तत्व जो आने वाले तत्व जो होंगे उसका गुण कैसा होगा, तो आप कहेंगे सर अधातु के जैसा होगा। क्यों? क्योंकि हम बाएं से दाएं जा रहे हैं तो मेरा धातु तो पीछे ही छूट रहा है ना। हम लोग कह रहे हैं कि बाएं से दाएं जाने पर तत्वों के गुण में क्या होती है सर, तो कहेंगे अधात्वी गुण में वृद्धि होती है, जबकि धात्विक गुण में क्या होती है, कमी होती है। तो मैंने इसी चीज़ को यहाँ पे पॉइंट 1 करके लिख दिया है। आपको बस इतना सा बात याद रखना है, बाएं में क्या मिलेगा, धातु, दाएं में क्या मिलेगा, अधातु। धातु और अधातु दोनों एक दूसरे से अलग है, किस स्ट्रक्चर से, तो सर सीढ़ीनुमा स्ट्रक्चर से। आप लोग जब आवर्त सारणी को देखेंगे तो वहाँ पे आपको इस तरह का स्ट्रक्चर दिखेगा, इस तरह का स्ट्रक्चर दिखेगा जिसको हम लोग सीढ़ीनुमा संरचना कहते हैं। और इसके बारे में क्या कहते हैं कि हमारे आवर्त सारणी में धातुएं और अधातुएं एक दूसरे से सीढ़ीनुमा रेखा से क्या होती है, अलग होती है। तो आप इस चीज़ को समझ गए होंगे। अब बात करते हैं दूसरे पॉइंट की। मैंने यहाँ पे क्या लिखा है कि सर आवर्त में बाएं से दाएं जाएंगे। जब भी हम लोग आवर्त सारणी में चलेंगे तो बाएं से दाएं जाएंगे, मतलब क्या कि लेफ्ट से राइट जाएंगे, ना कि राइट से लेफ्ट आएंगे। हमेशा ध्यान में रखेंगे इस चीज़ को। तो जब हम लोग आवर्त में बाएं से दाएं जाएंगे तो क्या होगा कि तत्वों की जो रासायनिक क्रियाशीलता है, मतलब क्या कि तत्वों का किसी अदर तत्व के साथ जो रिएक्ट करने की एक्टिविटी है या रिएक्ट करने की ताकत है वो क्या होती है, घटती चली जाती है और बाद में फिर क्या होती है सर, बढ़ती जाती है। तो आप इस चीज़ को हमेशा माइंड में रखेंगे कि आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर तत्वों की रासायनिक क्रियाशीलता यानी कि केमिकल रिएक्टिविटी जो है वो पहले क्या होती है, घटती है और बाद में फिर क्या होती है, बढ़ती है। तो आप इस चीज़ को भी अपने माइंड में रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट में मैंने लिखा है कि आवर्त में जब आप बाएं से दाएं जाएंगे तो संयोजकता जो है एक से बढ़ करके क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। ध्यान दीजिएगा, मैं यहाँ पे क्या समझाना चाह रहा हूँ कि आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर संयोजकता एक से बढ़ करके 4 हो जाती है और फिर घटते घटते 0 हो जाती है। क्यों? क्योंकि हर एक आवर्त का जो आखिरी तत्व होता है वो क्या होता है, अक्रिय गैस होता है और अक्रिय गैस की जो संयोजकता होती है वो क्या होती है, 0 होती है। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि हर एक आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर तत्वों की संयोजकता एक से बढ़कर 4 हो जाती है, लेकिन फिर घट करके क्या हो जाती है सर, 0 हो जाती है। तो आप इस चीज़ को भी ध्यान में रखेंगे। आइए कुछ और भी इसके स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसकी भी चर्चा कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले वीडियो को पॉज करके आप इन सारे पॉइंट को नोट डाउन कर लीजिए। अब हम लोग बात कर लेते हैं आवर्त की अगली विशेषता की। तो अभी जस्ट आपने देखा कि किसी आवर्त में हम लोग जब भी चलेंगे तो बाएं से दाएं चलेंगे। तो यहाँ पे मैंने बाएं से दाएं मेंशन नहीं किया है, लेकिन यहाँ पे आपको समझने के लिए लिख दे रहा हूँ कि हम लोग किधर से किधर जा रहे हैं, बाएं से दाएं जा रहे हैं। आप इस चीज़ को हमेशा ध्यान में रखिएगा। अभी आप जस्ट देखे थे कि किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाते हैं तो तत्व की जो संयोजकता होती है वो एक से बढ़ करके क्या हो जाती है सर, 4 हो जाती है और फिर बाद में घट करके 0 हो जाती है। ठीक उसी तरह जब हम लोग आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाते हैं तो तत्व की जो संयोजी इलेक्ट्रॉन होती है सर वो एक से बढ़ करके क्या हो जाती है, 8 हो जाती है। आप इस चीज़ को भी ध्यान में रखेंगे क्या कि किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या हो जाती है, 1 से बढ़ करके 8 हो जाती है। आप कहेंगे सर कैसे हो जाती है, तो मेरे मित्र आप यहाँ पे ध्यान दीजिए कि आपका जो सोडियम है ये तीसरे आवर्त का पहला तत्व है सर, ये तीसरे आवर्त का क्या है सर, पहला तत्व है। आप कहेंगे सर ये तीसरे आवर्त में क्यों है, तो मेरे भाई इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो होता है 2, 8 और 1। आप देख रहे हैं कि इसमें 3 कक्षा है, तो जिस परमाणु में जितनी कक्षा होती है वो उतना ही आवर्त में पाया जाता है। तो इसमें 3 कक्षा है, इसीलिए क्या है, तीसरे आवर्त में पाया जाता है। और आपको मालूम होना चाहिए कि जो सोडियम है आपका वो तीसरे आवर्त का पहला तत्व है। और आप कहेंगे सर फिर तीसरे आवर्त का अंतिम तत्व क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि प्रत्येक आवर्त का अंतिम तत्व क्या है, अक्रिय गैस है। तब आपका यहाँ पे एक क्वेश्चन होगा कि सर अब ये बताइए कि आपने बोला कि तीसरे आवर्त का पहला तत्व सोडियम है, तो तीसरे आवर्त का अंतिम तत्व क्या होगा, तो मेरे भाई तीसरे आवर्त का जो अंतिम तत्व है वो क्या है, आर्गन है। और आर्गन क्या है आपका, अक्रिय गैस है। आप कहेंगे सर आप कैसे समझे, तो देखिए कि अक्रिय गैस का जब आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते हैं तो आप सीधे कहते हैं कि इसके परमाणु के बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 2, 8 और 8 यही ना आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं सर, किसका, आर्गन का।
हम बात कर रहे हैं कि आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाएंगे तो तत्व की जो संयोजी इलेक्ट्रॉन होगी वो 1 से बढ़ करके 8 हो जाएगी। यहाँ पे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया है किसका, तीसरे आवर्त के पहले तत्व का और आखिरी तत्व का। आप कहेंगे सर पहले ये तो बता दो कि ये संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या है। तो सर किसी भी तत्व के बाह्य कक्षा में जितना इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है उसी को हम लोग संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। किसी तत्व के बाह्य कक्षा में जितना इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है उसी को हम लोग संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो आप देख रहे हैं कि सोडियम के बाह्यतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन उपस्थित है सर, 1। तो सोडियम का संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, 1। आर्गन के बाह्यतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन उपस्थित है सर, 8। तो आर्गन का संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, 8। हमने आपको क्या लिखा कि आवर्त में बाएं से दाएं जाएंगे तो संयोजी इलेक्ट्रॉन 1 से बढ़ करके क्या हो जाती है, 8 हो जाती है। आप इस चीज को हमेशा अपने माइंड में रखेंगे। नेक्स्ट, जब आप आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाते हैं, जब आप आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाते हैं तो जो इलेक्ट्रॉन प्रीति होती है तत्वों का, या जिसको हम लोग इलेक्ट्रॉन बंधुता बोलते हैं, वो क्या होता है सर, बढ़ता है। इलेक्ट्रॉन बंधुता जो होता है वो क्या होता है, बढ़ता है। और ये आपका एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है सर, आप इसको ध्यान में रखिएगा। क्या कि आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर, आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर तत्वों की इलेक्ट्रॉन प्रीति क्या होती है, बढ़ती है। तत्वों की इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या होती है, बढ़ती है, इंक्रीज करती है। आप कहेंगे कि सर ये इलेक्ट्रॉन प्रीति क्या है, तो देखिए मैंने यहाँ पे डेफिनेशन लिख दिया है ताकि आपको थोड़ा भी कंफ्यूजन ना हो। क्या लिखा है डेफिनेशन इलेक्ट्रॉन प्रीति के बारे में, कि गैसीय अवस्था में किसी परमाणु के बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉन के प्रवेश कराने में जितनी ऊर्जा मुक्त होती है उसी को हम लोग इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहते हैं। मतलब आप ये कह सकते हो सीधे सीधे कि किसी भी परमाणु के द्वारा अपने बाह्य कक्ष में इलेक्ट्रॉन को जोड़ने में जितनी ऊर्जा मुक्त होती है, दैट्स आर नोन एज देयर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे कि इलेक्ट्रॉन प्रीति को हम लोग इंग्लिश में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी कहते हैं। क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी कहते हैं। तो आप समझ जाएंगे कि किसी परमाणु के बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन को जुड़ने के लिए, एक इलेक्ट्रॉन को जुड़ने के लिए जितनी ऊर्जा मुक्त होती है उसी को हम लोग इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या फिर हम लोग इलेक्ट्रॉन प्रीति कहते हैं। आप क्या ध्यान में रखेंगे कि जब आवर्त में हम लोग बाएं से दाएं जाएंगे, आवर्त में बाएं से दाएं जाएंगे तो तत्वों की जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगी वो क्या होती है, बढ़ती है। और ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है, तो परमाणु के बाह्यतम कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन के जुड़ने से जो ऊर्जा मुक्त होती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहते हैं। आप कहेंगे कि सर क्यों कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ती है, तो मेरे मित्र आप क्या कहते हो कि आवर्त सारणी के बाएं भाग में, आवर्त सारणी के बाएं भाग में क्या होती है सर, धातु होती है। बाएं भाग में क्या होती है, धातु होती है। और दाएं भाग में गुरुजी क्या होता है, अधातु होता है। दाएं भाग में क्या होता है, अधातु होता है। और मैंने आपको बताया है क्या कि धातु की प्रवृत्ति हमेशा इलेक्ट्रॉन को लॉस करने की होती है। धातु की प्रवृत्ति हमेशा क्या होती है, इलेक्ट्रॉन को लॉस करने की होती है, जबकि अधातु की प्रवृत्ति हमेशा इलेक्ट्रॉन को गेन करने की होती है। आप आवर्त में बाएं से दाएं जा रहे हो, मतलब क्या कि अधातु की तरफ जा रहे हो, क्योंकि आपके दाएं भाग में क्या है, अधातु है। तो अधातु हमेशा इलेक्ट्रॉन को क्या करती है, गेन करती है। अधातु हमेशा इलेक्ट्रॉन को क्या करती है, गेन करती है। तो यहाँ पे अधातु की जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है सर वो क्या होती है, धातु के अपेक्षा ज़्यादा होती है। और अधातु के इसी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के ज़्यादा होने के चलते इसमें हमेशा प्रवृत्ति किस चीज़ की होती है, तो इलेक्ट्रॉन को अपने अंदर मिलाने की होती है। अपने अंदर क्या होती है सर, इलेक्ट्रॉन को मिलाने की होती है। तो आप इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट आपके पॉइंट में मैंने क्या लिखा है कि सर विद्युत ऋणात्मकता क्या होता है, बढ़ता है। इसको हम लोग इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बोलते हैं। आप सबों को पता है कि वर्ग 17 के जो हैलोजन्स हैं, जैसे कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इन सब की जो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होती है वो सारे तत्वों से क्या होता है, ज़्यादा होता है। अच्छा ये बताइए कि वर्ग 17 आपके आवर्त सारणी में दाएं भाग में मिलेगा या बाएं भाग में मिलेगा। आप कहेंगे सर कैसी बात कर रहे हैं, दाएं भाग में अधातु पाई जाती है और वर्ग 18 तो लास्ट है और आप वर्ग 17 की बात कर रहे हैं, तो 18 से पहले वाला 17 है। मतलब जितना दाएं तरफ जाएंगे तत्वों की जो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होगी यानी कि विद्युत ऋणात्मकता होगी वो क्या होगी सर, बढ़ती चली जाएगी। तो मेरे ख्याल से आप इस तीनों ही पॉइंट को अच्छे से समझ पाए होंगे। आइए कुछ और भी स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसकी भी बात कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले वीडियो को पॉज करके आप इन सारी चीज़ों को नोट डाउन कर लें। अब हम लोग बात कर लेते हैं अगले कुछ और स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स की। ध्यान रखिएगा, यहाँ भी हम लोग कहाँ से कहाँ जाएंगे सर, तो बाएं से दाएं जाएंगे।
आवर्त में जब भी चलेंगे तो बाएं से दाएं चलेंगे। ध्यान में रखिएगा कि जब हम लोग आवर्त में बाएं से दाएं जाएंगे तो तत्वों का जो आयनन विभव होगा, यानी कि जिसको हम लोग आयोनाइजेशन पोटेंशियल कहते हैं, तत्वों का जो आयोनाइजेशन पोटेंशियल होगा उसका मान क्या होगा सर? बढ़ता है। तत्वों के आयोनाइजेशन पोटेंशियल का मान बढ़ता है। कब? जब हम लोग किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाते हैं। अब आप में से बहुत सारे मित्र कहेंगे कि सर ये आयनन विभव क्या है, आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या है? बस सिंपल में ध्यान में रखिएगा क्या कि ये कौन सी ऊर्जा है सर? तो परमाणु से इलेक्ट्रॉन को अलग करने वाली ऊर्जा है। परमाणु से इलेक्ट्रॉन को अलग करने वाली ऊर्जा है। आप इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे सर। और हाँ, आपको ये भी ध्यान में रखना है सर कि आयोनाइजेशन पोटेंशियल को हम लोग इलेक्ट्रॉन वोल्ट से भी व्यक्त कर सकते हैं, या इसको हम लोग जूल प्रति मोल भी कहते हैं, जूल प्रति मोल के रूप में भी व्यक्त करते हैं। तो आप इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। किसी परमाणु से इलेक्ट्रॉन के अलग होने की जो ऊर्जा होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं? आयोनाइजेशन पोटेंशियल कहते हैं, आयनन विभव कहते हैं, जिसको हम लोग जूल प्रति मोल या फिर इलेक्ट्रॉन वोल्ट से रिप्रेजेंट करते हैं। क्या कहा जा रहा है कि आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर आयनन विभव, आयनाइजेशन पोटेंशियल का मान क्या होता है सर? बढ़ता है। तो आप इस चीज़ को हमेशा ध्यान में रखेंगे, क्योंकि आपके एग्जाम में कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर तत्वों की आयनन विभव क्या होती है। तो आप क्या कहेंगे? तत्वों की आयनन विभव बढ़ती है। तो इस चीज़ को अभी आप ख्याल रखेंगे सर। नेक्स्ट मैंने यहाँ पे लिखा है कि जब आप आवर्त में बाएं से दाएं जाएंगे तो परमाणु आकार क्या हो जाएगा सर? घटता चला जाएगा। मतलब कि परमाणु की जो त्रिज्या होती है वो क्या होती है सर? घटता चला जाता है। आप कहेंगे सर ऐसा क्यों होता है? जबकि जब हम लोग बात करते हैं किसी परमाणु के संरचना की तो हम लोग सिंपल में समझते हैं कि जिस परमाणु की परमाणु संख्या ज़्यादा होगी उसमें ज़्यादा सेल की ज़रूरत होगी, और अगर ज़्यादा सेल की ज़रूरत होगी तो वो परमाणु का आकार भी क्या होगा? बड़ा होगा। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा आप समझिएगा कंसेप्ट को। मैंने लिखा है कि आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु आकार त्रिज्या क्या होती है? घटती है। रीजन इसलिए क्योंकि जब हम लोग बाएं से दाएं जाते हैं तो तत्वों की जो परमाणु संख्या होती है वो बढ़ती चली जाती है। दैट्स वाई तत्वों के नाभिक में प्रोटॉन का जो वैल्यू होता है, नंबर ऑफ जो प्रोटॉन होते हैं वो भी क्या होते हैं सर? बढ़ते चले जाते हैं, जिसके चलते नाभिक का जो धन आवेश है, पॉजिटिव चार्ज है, वो इंक्रीज हो जाता है। वो क्या होता है सर? इंक्रीज हो जाता है। और ये इतना ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है कि ये उस परमाणु के बाह्यतम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं उसको आकर्षित करना शुरू कर देता है, जिसके चलते ये सिकुड़ जाता है। और इसीलिए कहते हैं कि जब हम लोग आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाते हैं तो परमाणु आकार में क्या होती है सर? घटोतरी होती है। मतलब क्या कि डिक्रीजमेंट होती है, या आप कह सकते हैं कि परमाणु की त्रिज्या क्या होती है? घटती है। एक बार फिर से समझ लीजिए इस चीज़ को कि जब हम लोग आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाते हैं तब जो परमाणु की आकार होती है या त्रिज्या होती है वो घटती जाती है। क्यों घटती जाती है? क्योंकि बाएं से दाएं जाने पर तत्वों का परमाणु संख्या बढ़ते जाता है, जिसके चलते तत्वों के नाभिक में प्रोटॉन का जो संख्या होता है वो बढ़ जाता है। फलतः क्या होते हैं कि उसका नाभिकीय धनावेश जो होता है वो ज़्यादा हो जाता है, और ये नाभिकीय धनावेश क्या करता है? उस परमाणु के बाह्यतम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं उस पर एक मजबूत आकर्षण बल से अपनी ओर खींचना चालू कर देता है, जिसके चलते परमाणु का आकार सिकुड़ जाता है, और हम लोग कहते हैं कि परमाणु की त्रिज्या क्या होती है? घट जाती है। तो मैंने शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पे लिख भी दिया है, अगर आप चीज़ों को लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि नाभिक में धनावेश बढ़ने से नाभिक और बाह्य इलेक्ट्रॉन के बीच आकर्षण बढ़ जाता है। फलतः परमाणु का आकार आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर क्या होता है? घटता चला जाता है। और एक बस लास्ट कैरेक्टरिस्टिक्स याद रखिएगा सर, क्या कि तत्वों के ऑक्साइड के भास्मिक गुण, जो आपका तत्व है ऑक्सीजन से अभिक्रिया करने के बाद जो वो ऑक्साइड बनाता है, तो तत्वों के ऑक्साइड का जो भास्मिक गुण होता है, यानी कि जो बेसिक नेचर होता है, वो आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर क्या होता है सर? घटते चले जाते हैं। क्या होता है सर? घटते चले जाते हैं। तो दोस्तों ये पूरा का पूरा आपका आवर्त की विशेषता थी। उम्मीद करते हैं कि आप आसान भाषा में इन सारे चीज़ों को समझ पाए होंगे। अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं, आपको किसी भी तरह की दिक्कत लग रही है, तो आप नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। मेरे ख्याल से अब इससे संबंधित सारे प्रश्नों का जवाब भी आसानी से दे सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा।
अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा, ताकि इस तरह के एग्जाम रेलेवेंट वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप उसका भरपूर फ़ायदा उठा पाए। मिलते हैं फिर अगले सेशन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।